Welcome to Eastern Science Academy, and we are going through a series in which we are talking about the structure of nervous tissues. हम देख रहे हैं नर्वस टिश्यूज़ को, ये थर्ड पार्ट है उस सीरीज़ का। इससे पहले के दो लेक्चर में हम बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, बस उसमें एक चीज़ रह गई है, वो है माइलिन शीट या माइलिनेशन। वो एक्चुअल में न्यूरोग्लियल सेल्स का पार्ट है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे, इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जिस टाइप के न्यूरल टिश्यूज़ या नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सपोर्टिंग टिश्यूज़। ये न्यूरल टिश्यूज़ हैं, ये किसी टाइप का सेंसेशन कैरी नहीं करते हैं, और जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है, प्रॉपर बेसिक फंक्शनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो तो न्यूरॉन परफॉर्म करते हैं। ये जो न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ हैं, ये न्यूरॉन्स को किसी न किसी वे में या किसी न किसी मेथड से सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो हम बात करते हैं न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ की या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स की। न्यूरोग्लियल सेल्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि दे मेक अबाउट हाफ ऑफ योर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का ऑलमोस्ट आधा पार्ट जो है वो न्यूरोग्लियल, स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो आधा पार्ट है वो न्यूरोग्लियल सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो नाम आया है, जो ग्लिया करके आया है, एक्चुअल में वो टर्म है ग्लिया। और ग्लिया जो है, इट हैज़ द टर्म हैज़ कम फ्रॉम द टर्म ग्लू होता है ना, स्टिकी होता है थोड़ा सा। तो एक्चुअल में इनका भी काम थोड़ा सा वैसे, बिल्कुल थोड़ा वैसे ही है जैसे आपका एक ग्लू जो गम होता है वो आपको स्टिक करने में हेल्प करता है। इसी तरह ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, ये ग्लू की तरह एक्ट करते हैं और न्यूरॉन्स को एक दूसरे से स्टिक करने में और न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बनाने में जो रहता है ये हेल्प करते हैं। और अलग अलग पार्ट्स जो रहते हैं, अलग अलग जो रोल्स रहते हैं, ये प्ले करते हैं, इसीलिए इनको बोलता है ग्लियल सेल्स। और इसी ग्लिया या ग्लू लाइक से टर्म बना है जो ब्रेन ट्यूमर्स आप जिसको आप कह सकते हो। तो बेसिकली वो जो टर्म आया है जिसको हम ग्लाइकोमा भी कहते हैं, एक्चुअल में जो टर्म है ब्रेन ट्यूमर का वो ग्लाइकोमा है, नॉट ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा एक अलग चीज़ है। सो ग्लाइकोमा जो है वो भी ग्लिया से बनकर आया है, जिसका मतलब होता है ग्लू लाइक, थोड़ा स्टिकी। ठीक, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर्स, ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट 5 to 25 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू न्यूरॉन्स। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, कुछ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ जो रहते हैं ये नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते जैसा न्यूरॉन्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जानते हो कि न्यूरॉन्स जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, माइटोटिक डिविजन्स में नहीं जा सकते, लेकिन न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ जो रहते हैं ये डिवाइड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, माइटोटिक डिवीजन में जा सकते हैं। तो जब तक बंदा ज़िंदा है तब तक उसके न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ जो रहते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई नहीं होते, न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ जो रहते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ के बारे में। सो अगर हम देखें, सो बेसिकली देर आर 6 टाइप्स, देर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल टिश्यूज़, जिसमें से 4 टाइप्स हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने के लिए मिलती है और 2 टाइप्स जो है वो हमको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है। देर आर ब्रॉडली 6 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल टिश्यूज़, आउट ऑफ विच 4 टाइप्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंड रिमेनिंग 2 टाइप्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी 4 टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे पहले होते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स। एस्ट्रोसाइट सेल्स आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल्स, देन माइक्रोग्लिया और माइक्रोग्लियल सेल्स, एंड द लास्ट कैटेगरी इज ऑफ एपिंडेमल सेल्स और एपिंडेमा या एपिंडेमल सेल्स हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स की। तो एस्ट्रोसाइट जो वर्ड आया है ना, वो आया है एस्ट्रो से, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड विद स्टार्स। ठीक है, सो दे आर एक्चुअली हैविंग अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेसिकली वो वाला स्टार नहीं है जो हम यूजुअली बनाते आए हैं, तो इस तरह का स्टार नहीं है। ठीक, सो स्टार मतलब जो ऐसे मल्टीपल डायरेक्शंस में इस तरह से फैला हुआ रहता है। ठीक,
सो वैसा बेसिकली इनका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको एस्ट्रोसाइट सेल्स कहते हैं। एस्ट्रोसाइट सेल्स जो हैं दे आर कंपैरेटिवली लार्ज और न्यूरोग्लियल सेल्स में पाए जाने वाले मोस्ट कॉमन सेल्स में से एक है। उसके बाद दे आर ऑफ टू टाइप, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स एंड फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आपको इनकी ब्रांचेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा लार्ज इनका स्ट्रक्चर रहता है, सॉरी बहुत शॉर्ट ब्रांचेस रहती है, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेस जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, और ये आपको ग्रे मैटर में देखने के लिए मिलेंगे। दूसरे होते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, ये आपको वाइट मैटर में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ये अनब्रांच्ड होते हैं कंपैरेटिवली, और साइज़ जो रहता है इनका थोड़ा सा लॉन्ग रहता है। अब इनके फंक्शंस याद रखिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसका जो फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो एस्ट्रोसाइट्स रहते हैं ये तीन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं। ये आपके ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में रहते हैं, ये आपके न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में रहते हैं, और जो ब्रेन की कवरिंग्स है ना, क्रेनियल कवरिंग्स, उसमें से पाया मैटर जो है उसके कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक, फंक्शंस याद रखिए। इनका सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये दे प्रोवाइड मैकेनिकल हेल्प, मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन को मैकेनिकल हेल्प, मैकेनिकल सपोर्ट जो रहता है वो प्रोवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, नाम देखिए, ब्लड ब्रेन और बैरियर, यानी ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर बनाते हैं। ठीक है, उसमें वो बनाने में, वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में ये हेल्प करते हैं। इसके काम क्या है तो ये आगे आप चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करोगे। सिंपली क्या है कि एक बैरियर है, ठीक, तो ये बैरियर की वजह से क्या होता है कि कोई भी रैंडम चीज़ आपके ब्लड से ब्रेन में नहीं जा सकती, और कोई भी रैंडम चीज़ आपके ब्रेन से आपके ब्लड में नहीं जा सकती। तो ये क्या है, ये एक चेक पॉइंट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर का आपके ब्रेन और आपके ब्लड के बीच में। तो ये रेगुलेट करता है कि कौन सी चीज़, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो ब्लड से ब्रेन में जाएगी और सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो ब्रेन से ब्लड में आएगी। सो ये उस चीज़ को मॉनिटर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है तब टिश्यूज़ को, यानी न्यूरॉन्स को कंबाइन करना, न्यूरॉन्स के बीच में क्या कहते हैं आप, कनेक्शंस बनाना, वो एक काम रहता है, और वो काम होता है बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल्स। तो ये क्या करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, दीज एस्ट्रोसाइट सेल्स दे सिक्रेट सम केमिकल्स, दीज केमिकल्स दे प्रोमोट क्या कहते हैं उसको, इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि दे मेंटेन एनवायरनमेंट अराउंड द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अराउंड एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट करना आसान होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इनका ये है कि माना जाता है कि भाई ये जो एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं ये, क्योंकि ये न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं, तो लर्निंग और मेमोराइजिंग के प्रोसेस में जो रहते हैं ये हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है न्यूरोग्लियल सेल्स की, जो आपके CNS में है, वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने न्यूरॉन्स पढ़ा है, न्यूरॉन्स के ऊपर में क्या होती है, देर आर सम न्यूरॉन्स विच आर हैविंग अ लिपोप्रोटीनस कवरिंग ओवर देयर एक्सॉन्स। पूरे न्यूरॉन पे नहीं, हाँ, न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उस पर कवरिंग होती है। आपने केबल देखी है घर पे, केबल के ऊपर में देखो अलग अलग टाइप की कवरिंग्स होती है, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला। ठीक, सो ये अलग अलग टाइप की जो कवरिंग्स होती हैं वो उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सो यूजुअली क्या रहता है, तो जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो एक्सॉन्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई शीट रहती है, कवरिंग रहती है, और उस शीट को बोलते हैं माइलिन शीट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, CNS में जो न्यूरॉन्स है, द न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS के जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स पे माइलिन शीट बनाने का काम जो रहता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग माइलिन शीट, फॉर डेवलपिंग माइलिन शीट ओवर एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन CNS। सिर्फ CNS के न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के ऊपर में माइलिन शीट बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है माइक्रोग्लियल सेल्स या फिर माइक्रोग्लिया सेल्स। इनके जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो है फैगोसाइटोसिस। अगर मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ाया है, इससे पहले पढ़ाया है, तो आपको फैगोसाइटोसिस बहुत अच्छे से याद होगा। साइड में लेके धोने का काम जो है उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है, साइड में लेके धोने का काम, मतलब जो सेल डेब्रीज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो आपके ब्रेन में डेवलप हुए हैं, जो 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 डेड सेल्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको एनगल्फ करने का काम, उसको वैनिश करने का, ख़त्म करने का काम जो रहता है, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और वो करने का काम करते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। तो आपके सीएनएस में जो डेब्रीज बन रही है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल डेवलप हो रहा है, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, इन सब को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं आपके माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक। सो ये इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप के जो सेल्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, वो है एपिंडेमल सेल्स। सो एपिंडेमल सेल्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन योर सीएनएस एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है या आगे पढ़ोगे तो आप याद करोगे कि यू विल फाइंड कि आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स करके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह, ठीक। सो योर ब्रेन इज हैविंग 4 टाइप्स ऑफ सच स्पेसेस, जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। 2 आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में, सो 2 लैटरल वेंट्रिकल्स है, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल है। सो ऐसी 4 वेंट्रिकल्स हैं। ये वेंट्रिकल्स में यहाँ पर इन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग्स पे आपको एपिंडेमल सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, और ये एपिंडेमल सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF को जनरेट करना और उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करने का काम करते हैं आपके एपिंडेमल सेल्स। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। एपिंडेमल सेल्स आर प्रेजेंट इन सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में कहाँ है? तो वेंट्रिकल्स में है, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में है। क्या काम कर रहे हैं? तो आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का और उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर से एक कैनाल चलता है, उसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। तो ये एपिंडेमल सेल्स जो है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी है, they are lining the central canal and they are also responsible for secreting and circulating cerebrospinal fluid। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका cerebrospinal fluid, और उसके फंक्शंस हम आगे देखेंगे, और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। सो आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है। एपिंडेमल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, CSF बनाने का और उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करने का काम करते हैं। ये जो एपिंडेमल सेल्स रहते हैं, इनके पास में सिलिया होते हैं और माइक्रोविलाई होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर है, ठीक। सो अगर ये स्ट्रक्चर आप देखो तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको मान के चलूँ कि ये देखिए ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ठीक। सो ये देखिए ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आप देखो कि ये देखिए शीट्स बनाने में हेल्प कर रहा है ना। सो एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो रहता है, इट हेल्प्स टू फॉर्म माइलिनेटेड शीट्स ओवर मल्टीपल एक्सॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक सिंगल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सेल मल्टीपल एक्सॉन्स के ऊपर में माइलिन शीट्स बना सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए, ये एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, क्या कर रहा है, तो देखिए मल्टीपल शीट्स एक्सॉन के ऊपर में शीट्स और कवरिंग्स बनाने का काम कर रहा है। ये माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं, और ये अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये आपके एपेंडेमल ये पायामेटर के सेल है, और ये जैसे मैंने आपको बताया था ये आपके एपेंडेमल सेल्स हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग एंड सर्कुलेटिंग CSF। मैंने आपको बताया कि एपेंडिपल सेल्स में सिलियाज होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करेंगे, CSF को सर्कुलेट करने का काम करेंगे, ठीक। अब लास्ट पॉइंट की तरफ में चलते हैं, वो है न्यूरोग्लियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट है। बेसिकली देखिए 2 टाइप के सेल्स हैं जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। एक है जिनको हम शॉन सेल्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं शॉन सेल्स, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग अप द न्यूरॉन्स, द एक्सॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपने बोला था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन्स रहेंगे उसके ऊपर जो शीट और कवरिंग बनाने का काम होगा वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करेंगे, ठीक है। बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वही काम
माइलिन शीट बनाने का काम, उसको कवर करने का काम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शॉन सेल्स करते हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखिए, माइलिन शीट सीएनएस में बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाने का और कवरिंग करने का काम करते हैं शॉन सेल्स, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको ये कहा था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल मल्टीपल एक्सॉन्स को कवर कर सकता है, मल्टीपल एक्सॉन्स पे माइलिन शीट बना सकता है, लेकिन एक सिंगल शॉन सेल जो है, एक सिंगल शॉन सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्सॉन को ही कवर कर सकता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। सो सिंगल शॉन सेल, ईच शॉन सेल कैन माइलिनेट, कैन फॉर्म कवरिंग, कैन एनसर्कल अ सिंगल शॉन, कैन एनसर्कल अ सिंगल एक्सॉन, ठीक। एक और चीज़ याद रखिए, जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर में ये प्रोटीन और लिपोप्रोटीन कवरिंग नहीं होता, ठीक, इसका मतलब ये नहीं रहता कि उनके ऊपर में बिल्कुल ही कवरिंग नहीं है, लेकिन उन पे एक सिंगल लेयर रहता है, ऐसा मल्टीपल लेयर्स नहीं रहता, आगे और डिटेल में समझा दूंगा मैं आपको। तो जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रहते हैं उन पे भी माइलिन का शीट रहता है, लेकिन वो बहुत थिन रहता है, सिंगल लेयर रहता है, ठीक है। जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ये जो लेयर्स रहती है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 100 लेयर्स के आसपास में रहती है, जो शॉन सेल या फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेल्स बनाते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स एक सिंगल शॉन सेल सिंगल माइलिनेटेड एक्सॉन बना सकता है, लेकिन अगर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे तो एक सिंगल शॉन सेल 20 अप्रॉक्सीमेटली 20 न्यूरॉन्स को कवर कर सकता है। कॉम्पिटिटिव नीट के एग्जाम्स में कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, बस याद रखिए शॉन सेल्स माइलिनेटेड माइलिन शीट बनाता है पीएनएस पे, पेरिफेरल न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पे, और वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन्स पे माइलिन शीट बनाने का काम करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, ठीक। आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है। दूसरा जो है वो है सैटेलाइट सेल्स, जो पीएनएस में रहते हैं। ये थोड़े फ्लैट सेल्स रहते हैं। इनका काम क्या है कि जो गैंग्लिया है, सेल बॉडीज़ जो है, ठीक है, सेल बॉडीज़ को कवर अप करते हैं, सेल बॉडीज़ को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या काम करते हैं, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है जो सेल बॉडीज़ के अराउंड में है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, बेसिकली गैंग्लियॉन्स में है, वहाँ पर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करते हैं, उसकी एक्सचेंज का काम करते हैं। सो आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा। अब एक लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ इसके अंदर में, वो है माइलिन शीट, ठीक है। एंड देन फिर हम बात करेंगे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज की, एंड देन विल एंड अप दिस सीरीज ऑफ न्यूरॉन। माइलिन शीट क्या होती है, तो मैंने आपको कहा कि देर इज़ अ शीट ऑफ लिपोप्रोटीन्स, देर इज़ अ शीट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द एक्सॉन्स। ये शीट सीएनएस के एक्सॉन्स में भी है और पीएनएस के एक्सॉन्स में भी है, लेकिन सीएनएस के एक्सॉन्स में ये शीट बनाई है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स ने, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये शीट बनाई है शॉन सेल्स ने, ठीक है। अब ये शीट बनती कैसी है, तो याद रखिए शॉन सेल्स जो रहते हैं ये फ्लैट होते हैं, ठीक। अब ये सेल्स क्या करते हैं, एक्सॉन के अराउंड रैप होने लगते हैं, घूमने लगते हैं, उस पर कवरिंग्स बनाने लगते हैं, लेयर्स बनाने लगते हैं, और ऐसी 2 लेयर्स बनती है। एक को मैं कहता हूँ, मतलब ऐसे 2 पार्ट्स बनते हैं, इस लेयर के 2 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। एक पार्ट जो रहेगा जिसको मैं कहूँगा कि भाई इनर पोर्शन होता है, इनर पार्ट होता है, और एक होता है आउटर लेयर या आउटर पार्ट। ध्यान से सुनिए, शॉन सेल्स दे कॉइल अराउंड द एक्सॉन्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, एंड दे फॉर्म 2 पार्ट्स, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। इनर पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये शॉन सेल की 100 के आसपास लेयर्स होती है, ठीक है, 100 अराउंड 100 लेयर्स ऑफ शॉन सेल्स सराउंडिंग द एक्सॉन and making the inner portion, and this inner portion is nothing but myelin sheet, इसी को कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। सो ये जो शॉन सेल है ये कॉइल होता है, इट कॉइल्स अराउंड द एक्सॉन, फॉर्म्स अराउंड 100 लेयर्स, ठीक है, एंड दीज 100 लेयर्स
ऑफ शॉन सेल्स आर कॉल्ड एज माइलिन शीट। इसी को कहते हैं माइलिन शीट। एक घटिया सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। च्युइंगम आपने देखा है, च्युइंगम कंसिडर कीजिए कि ये च्युइंगम शॉन सेल है ना। और अब अगर मैं वो च्युइंगम को लेता हूँ और उसको, ये मान लीजिए एक्सॉन टर्मिनल है, इस पे मैं उसको क्या करता हूँ, कॉइल करता जाता हूँ। घटिया सा एग्जांपल है, जैसा मैंने बताया था, आई न्यू दैट, करना नहीं है आपको, हाँ करना नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल, इमेजिनेशन, समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो च्युइंगम फ्लेक्सिबल रहती है, तो अगर मैं वो च्युइंगम को मान लेता हूँ कि वो शॉन सेल है और उसकी 100 लेयर्स बनाता हूँ, तो वो जो थिकनेस रहेगी, वो जो लेयर बनेगी, वो होगा माइलिन शीट, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट याद रखिए, द लास्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस माइलिन शीट, ठीक है, कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म of Schwann cell, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ Schwann cell, ठीक है। ध्यान से सुनिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइलिन शीट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ Schwann cells and these nucleus and cytoplasm together form न्यूरोलेमा। ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूरोलेमा। इसका मतलब Schwann cells दो पार्ट बनाता है। एक पार्ट जो है, इसका मतलब ये है कि Schwann cells जो है वो दो पार्ट बनाते हैं। एक पार्ट जो रहेगा, इनर पार्ट, वो माइलिन शीट रहेगा। आउटर पार्ट जो रहेगा, जिसमें साइटोप्लाज्म और Schwann cell का न्यूक्लियस है, इसको मैं बोलूँगा कि ये आप इसको बोल सकते हो कि ये न्यूरोलेमा है, ठीक है। अब न्यूरोलेमा क्या होता है, तो न्यूरोलेमा सिर्फ आपको पीएनएस के एक्सॉन्स में मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन्स में नहीं मिलेगा। न्यूरोलेमा का काम होता है रीग्रोथ, रीजनरेशन और रिपेयरिंग ऑफ एक्सॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन्स लेंदी होते हैं, लंबे होते हैं, और उन एक्सॉन्स को रिपेयर करने का, रीजनरेट करने का, मेंटेन करने का जो काम होता है, वो होता है एक्चुअल में वो काम करता है न्यूरोलेमा, ठीक है। और न्यूरोलेमा याद रखिए सिर्फ कहाँ पे रहेगा, आपके जो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो एक्सॉन्स है वहीं पे न्यूरोलेमा रहेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन्स पे न्यूरोलेमा नहीं रहता है, ठीक। एक और पॉइंट कि ये जो माइलिन शीट है, इसमें जगह जगह गैप्स होती हैं, और ये गैप्स जो रहती हैं इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रणबीर कपूर, ठीक है, या फिर नोड्स ऑफ, सॉरी एक्चुअल जो नाम है वो है नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक। सो ऐसे नोड्स ऑफ रैनवियर जो रहते हैं, गैप्स रहती है माइलिन शीट में, जगह जगह गैप्स रहती है, वो गैप्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। और हर Schwann सेल जो रहता है, दो नोड्स के बीच में जो रैपिंग रहती है वो एक Schwann सेल करता है, और उतना पार्ट ऑफ माइलिन शीट जो रहता है वो बनाता है, ठीक। आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिए नीट के हिसाब से कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स का कंडक्शन बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है बाद में देखेंगे, ठीक है। बट माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर हैविंग वेरी फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नर्व इंडक्शन उतना फास्ट नहीं होता, ठीक। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो याद रखिए कि सिर्फ एक्सॉन के माइलिन शीट पे रहेगा न्यूरोलेमा, और न्यूरोलेमा रीजनरेशन का, रिपेयर का काम करता है पीएनएस में। सीएनएस में ऐसा नहीं रहता, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और इसी से रिलेटेड जो पॉइंट आपको मुझे बताना है वो ये है कि देखिए, अगर पीएनएस का न्यूरॉन, उसका एक्सॉन डैमेज हो जाता है तो न्यूरोलेमा उसको रिपेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन सीएनएस का एक्सॉन अगर डैमेज हो जाता है तो वो रिपेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास में न्यूरोलेमा नहीं है, ठीक है। या वो उतना स्पीड से उसका रिकवरी नहीं होगा, उतना ज़्यादा उसमें रीजनरेशन, उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ और रिपेयरमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में न्यूरोलेमा नहीं है सीएनएस के एक्सॉन्स में। लेकिन पीएनएस के एक्सॉन्स में ये है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि पीएनएस के एक्सॉन्स जो है वो लेंदी होते हैं, लंबे होते हैं। अब जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, उतना ज़्यादा वियर एंड टीयर होगा, उतना ज़्यादा डैमेज और इंजरी के चांसेस हैं। इसीलिए उसको रिपेयर करने का जो मैकेनिज्म है उसका नीड पीएनएस के एक्सॉन्स को ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सॉन्स ऑफ सीएनएस, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो सीएनएस के एक्सॉन्स जो रहते हैं वो रिपेयर
हो सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यूरोलेमा, लेकिन CNS के एक्सॉन्स जो रहते हैं वो रिपेयर नहीं होते। ठीक, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ में डिस्कस करने थे। कुछ कन्फ्यूजन्स भी रहती है, वो मैं आप कुछ टर्म्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स रहती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट याद रखिए कि ये जो माइलिन शीट रहती है ये समय के साथ डेवलप होती है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज से डेवलप होना स्टार्ट होती है और मैच्योरेशन तक चलती है। इसीलिए इन्फेंट्स में अगर आप देखोगे तो जो रिप्लाईज रहते हैं ना, जो स्टिमुलाई को लेकर, जो सेंसेशन को लेकर रिप्लाई रहते हैं वो बहुत स्लो रहते हैं और उनकी मूवमेंट्स भी बहुत कोऑर्डिनेटेड नहीं रहती। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे उनके न्यूरॉन्स पे ये माइलिन शीट आती जाती है, उनके रेस्पॉन्सेस, उनके नर्व इम्पल्सेस की स्पीड बढ़ती जाती है और उस हिसाब से उनके रेस्पॉन्सेस जो रहते हैं वो भी डेवलप होते जाते हैं। ठीक, अब लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज से रिलेटेड। ठीक है, सो हमने जो नर्वस टिश्यूज है, जो न्यूरॉन्स है, उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, इससे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो एक्सॉन से रिलेटेड इतना सब कुछ डिस्कस किया है, माइलिन से रिलेटेड, वो माइलिन शीट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऊपर की कवरिंग्स आप देख रहे हो, ये मल्टीपल लेयर्स जो आप देख रहे हो, ये है माइलिन। ठीक, और अब यही माइलिन शीट के बीच में मैंने आपको बोला था कि दो माइलिन शीट के बीच में स्पेस होगा। ये स्पेस को हम बोलते हैं नोड्स, सॉरी, इस स्पेस को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर। ठीक है, तो ये दूसरा नोड ऑफ रैनवीर और ये पहला नोड ऑफ रणवीर कपूर। दो नोड्स ऑफ रणवीर कपूर के बीच में माइलिन शीट रहती है। ठीक है, और माइलिन शीट का ऊपर का जो पार्ट मैंने बोला था वो बनता है श्वान सेल के साइटोप्लाज्म और उसके न्यूक्लियस से, और इसी को हम कहते हैं न्यूरोलेमा। और लेमा जो रहता है उसका मतलब होता है शीट। तो आई होप कि यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स दो पार्ट में होते हैं, सेल बॉडीज़ और एक्सॉन्स। ठीक है, तो सेल बॉडीज़ का जो बंच रहता है, द बंच ऑफ सेल बॉडीज़ इज कॉल्ड एज क्लस्टर। द बंच ऑफ सेल बॉडीज़ इज कॉल्ड एज क्लस्टर। ठीक है, अब ये बंच ऑफ सेल बॉडी अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहता है तो मैं उसको बोलूँगा न्यूक्लियस, या फिर ज़्यादा रहेंगे तो न्यूक्लियाई। ध्यान से सुनिए, द बंच ऑफ सेल बॉडीज़ इज कॉल्ड एज क्लस्टर। Now if this cluster is present in central nervous system, then it will be referred as nuclei or nucleus. Or if the same cluster, the same bunch of cell bodies of neurons is present in peripheral nervous system, it is present in peripheral nervous system, then it will be called as ganglia, जो हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, जहाँ सेल बॉडीज मिलती है वो गैंग्लिया। ठीक है, सो क्लस्टर, combination, bunch of cell bodies in peripheral nervous system would be referred as ganglia, and in in central nervous system would be referred as nuclei. Similarly, axon का जो bunch रहता है, it is called as bundle. The bunch of axons is called as bundle. If this bundle is present in central nervous system, then उसको बोलेंगे neuronal tract. उसको मैं कहूँगा कि ये न्यूरोनल ट्रैक्ट है या फिर ट्रैक्ट है। एंड इफ दिस बंडल ऑफ एक्सॉन्स, दिस बंच ऑफ एक्सॉन्स, इफ इट इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो मैं उसको बोलूँगा नर्व फाइबर या नर्व, जैसा बोलते हैं ना स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। ठीक, अब इसमें क्रेनियल नर्व जो रहती है ये ब्रेन को कनेक्ट करती है बॉडी के पेरिफेरल पार्ट्स से। ठीक है, और स्पाइनल नर्व जो रहती है ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है बॉडी के पेरिफेरल पार्ट्स से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट रहता है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर का। अब मैं इसी क्या कहते हैं सेल बॉडी और एक्सॉन के बंडल्स को अगर मैं लार्ज व्यू में देख लूँगा, ठीक है, तो जहाँ मल्टीपल सेल बॉडीज रहेगी वो पार्ट बनाता है ग्रे मैटर। ठीक है, सो ग्रे मैटर इज यूजुअली मेड अप ऑफ सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, अनमाइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स और एक्सॉन टर्मिनल्स, इन सब से मिलके बनता है ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर को ग्रे मैटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका कलर ग्रे होता है, और उसका कलर ग्रे इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर में होती हैं नेसल बॉडीज। ठीक है, सो द कलर ऑफ ग्रे मैटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसल बॉडीज। और आपको मालूम है कि नेसल बॉडीज सिर्फ कहाँ पर होती है, सेल बॉडीज में होती है, इसीलिए जहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडीज होगी वहाँ बनेगा ग्रे मैटर। ठीक है, और वाइट मैटर जो रहता है वो वाइट इसलिए होता है क्योंकि उस पर रहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स, एंड माइलिनेटेड एक्सॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग फॉर द वाइट कलर
एंड देयरफॉर दे फॉर्म द वाइट मैटर, ठीक है। सो इस तरह से हम नर्वस टिश्यूज को कंप्लीट करते हैं। इन 3 पार्ट्स वी हैव सीन द कंप्लीट सेशन ऑफ न्यूरॉन्स, एंड इन नेक्स्ट पार्ट जिसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें, ये सारा न्यूरॉन आपको समझाया है, वो है नर्व इम्पल्स कंडक्शन, एंड विल सी दैट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. So till then, stay safe. Thank you very much.